अटेंडेंस अपनी मेंशन करिए करो, रिकॉर्डिंग के बीच में ही अटेंडेंस मेंशन किया करो। ओके ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ यू कैन मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। लास्ट डिस्कशन जो था हमारा वो बेस कर रहा था मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी फिक्स्ड कैपिटल की। ठीक, और उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, जो भी हम अपना कैपिटल अपने ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ऐसा कुछ जो परमानेंट हो, ऐसा कुछ जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जब हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल। अब होता क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है हमें इसको प्रॉपर मैनेज भी करना होता है, क्योंकि ये भी जरूरी होता है कि आपका फर्दर आपकी जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज भी होती रहे। और क्योंकि इन जो ये एसेट्स होती हैं ये कहीं ना कहीं आपका जो शेयर होल्डर्स है उनका ट्रस्ट इंक्रीज करती हैं। शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ बढ़ती रहती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी पता होता है भाई आपकी हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी वर्थ इंक्रीज हो रही है, तो उनकी भी वेल्थ इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसी का डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, कि किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे इन सारी जो सोर्सेज हैं फिक्स्ड कैपिटल के जो सोर्सेज हैं और फिक्स्ड कैपिटल के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने उसकी बात करी थी। ठीक, तो ये तो लास्ट टर्म की बात थी एग्जाम से पहले। फिर उसके बाद आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग ने जब लास्ट कुछ लेक्चर्स में जब बात करी थी, बार बार हम लोग जब इवन जब हम लोग थ्योरीज जो हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरीज भी पढ़ी थी, अप्रोचेस पढ़ी थी, हर जगह हम लोग बार बार देख रहे थे कि एक वर्ड आ रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग के से डिनोट करते थे। अगर याद हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटीज की हम लोगों ने बात करी, जिसको के ई से डिनोट करते थे। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की बात करी, जिसको डी से डिनोट करते थे, स्मॉल डी। ठीक, तो हर जगह हम लोग बात कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी WACC, जिसको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। हम लोगों ने इसके फॉर्मूलेज पढ़े थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक लेमैन में आसान से वर्ड्स में अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझें, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब भी हम लोग समझते हैं तो दो टर्म्स में अगर हम लोग उसको समझेंगे तो बेटर रहेगा, आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर हम लोग एज अ बिजनेस के कॉन्सेप्ट से देखें और एज अ इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट से देखें, ठीक है, क्योंकि जब हम बिजनेस रन कराते हैं तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो भी अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में, तो वो इन्वेस्टमेंट पर हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। यानी हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, तो वो 1 लाख लगाने के बाद हमें कितना रिसीव हो रहा है। 1 लाख तो हमने लगाए, तो ऑब्वियसली हम ये जानना चाहेंगे हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। तभी हम जाएंगे कि हम जान पाएंगे कि हमने जो अपनी कैपिटल लगाई है उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। ठीक, और जब हमारे पास, या ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट से हुआ, अगर हम लोग एज अ इन्वेस्टर कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, A B C बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इन्वेस्टर क्या देखता है कि अगर हम जो हमारी अपॉर्चुनिटी ए है हमारे पास, अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी बी है या सी है, तो अलग अलग जब अपॉर्चुनिटीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें से हमें ज्यादा रिटर्न्स आएंगे वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ये वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि किस तरीके से जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम अलग अलग कॉन्सेप्ट में उसका जो टेक्निकलिटीज होती हैं या उसके जो समझने वाली बात होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। किस तरह से बिजनेस के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए उसकी पूंजी और उसके रिटर्न्स कैसे काम करते हैं, और एक इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर्स हो गए और डिबेंचर होल्डर्स, ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए
वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे डिपिक्ट करती है, या वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे उसको एनालाइज करता है वो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ राइटर्स ने इनकी डेफिनेशन दी हैं, इनको हम लोग और अच्छी तरीके समझ लेते हैं। मिल्टन एच स्पेंसर कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म requires as a condition for undertaking an investment। बहुत इन्होंने सिंपल सी लैंग्वेज में बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, मिनिमम जो हमें कम से कम में भी हमें कितना रिटर्न आएगा किसी एक इन्वेस्टमेंट, किसी एक अपॉर्चुनिटी से, ये उस कंडीशन को बताता है। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन में आते हैं जिसमें एजरा सोलोमन है, ये बहुत मतलब इनकी बहुत ज्यादा डेफिनेशन है हर एक चीज में। ठीक है, तो इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनका कहने का मतलब है कि जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जो हम कैपिटल लगाते हैं अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, उसमें से जो हमें कट ऑफ रेट यानी कि मिनिमम कहाँ पर कितना लगाने पर हमारी जो कॉस्ट है वो हमें पूरी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक नो प्रॉफिट सॉरी नो लॉस नो प्रॉफिट वाला एक जोन होता है, तो हमें वो कट ऑफ रेट पता होना चाहिए, हमें वो जगह पता होनी चाहिए जहां पर हमने जितना पैसा लगाया, यानी हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो एटलीस्ट हमें 100 तो वापस मिले। ठीक है, तो वो जो हमारी कॉस्टिंग वाली जो कट ऑफ रेट है वो हमें कहाँ पर रिसीव हो जाएगा, वो मिनिमम रिक्वायर्ड जो होगा वो कहाँ तक आ जाएगा हमारे पास, तो इन्होंने यहाँ पर उस कट ऑफ रेट की बात करी है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलजी गिटमैन ने दी है, ही डिफाइंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द रेट ऑफ रिटर्न अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। यानी पहली बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो भी हमें रिटर्न्स आते हैं उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने बोला है सो द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इन्होंने एक चीज अलग जो बात करी है, इन्होंने बोला है कि अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न्स या रिटर्न्स अच्छे आते रहेंगे जो हमने कैपिटल इन्वेस्टेड करी है, तो उससे हमारी जो वैल्यू है यानी जो मार्केट में हमारी कंपनी की या प्रोडक्ट की जिस चीज की भी बात हो रही है उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, वो बनी रहती है, हमारे कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स बने रहते हैं, तो हमें ये रिटर्न्स आने जरूरी है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सोलोमन ने एक कट ऑफ रेट की बात करी है, इजरा सोलोमन ने, और अगर हम लोग बात करें गिटमैन साहब की, तो इन्होंने जो बात करी है, इन्होंने मार्केट की बात करी है कि कैसे एक मार्केट अनचेंज रह सकती है अगर कस्टमर्स लॉयल बने रहें और हम उनको एक रेगुलर रेट से रिटर्न्स देते रहें। भाई हर कोई चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो हर चाहते ही हैं कि हमें रिटर्न्स आते रहें, तो यहाँ पर उसी की बात करिए जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है क्लास की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, जब भी हमने थ्योरीज पढ़ी थी और उन थ्योरीज में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करती है, जिसपे बेस होके वो अपने इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। थ्योरीज में हम लोगों ने बात करी थी दो चीजों की, जिसमें हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस और डेट्स की बात कर रहे थे। हम लोगों ने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी उसमें रिटेन अर्निंग को एक्सेप्शनल केस में रखा गया था, यानी जो भी रिटेन अर्निंग्स थी हमने उनको अपनी थ्योरीज में इंक्लूड नहीं किया था। अगर आपको याद हो जितनी भी हम लोगों ने थ्योरीज, चाहे वो नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम थ्योरी पढ़ी हो, ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी हो, या एमएम मोदी मिलर गिलानी अप्रोच पढ़ी हो, तो सभी में हम लोगों ने कितना लिया था, इक्विटी शेयर्स लिए थे। और जो हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जब हम थ्योरीज पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स लेते हैं। फिर हम लोग फर्दर और देखते हैं कि कुछ उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारे पास रहती है, यानी रिटेन अर्निंग को हम तब काउंट नहीं करते हैं। बट while talking about sources of cost of capital, जब भी हम लोग sources की बात करेंगे तो हमारे cost of capital के sources में हम लोग रिटेन अर्निंग को रखते हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या है, इज समथिंग विच वी यूज इन एक्सपेंशन
और डाइवर्सिफिकेशन फॉर द बिजनेस आइडियाज और बिजनेस। ठीक है, जब भी हम कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, हम अपनी और ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं, देन वी यूज रिटेन अर्निंग्स, यानी हम तब रिटेन अर्निंग्स का यूज करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिटेन अर्निंग क्या होती है, हम ऐसे समझ सकते हैं, रिटेन अर्निंग इज अ काइंड ऑफ अर्निंग्स विच वी, जो हम जिनका प्रोविजन करते हैं, यानी हम फ्यूचर में, मान लीजिए ये हमने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, कल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की बात करी। ठीक है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने पहले जब स्टार्ट किया था तो बुक से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने अपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करके रखा। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई अभी तो हम बुक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम फ्यूचर में आगे और भी चीजें इंक्लूड करना चाहेंगे अपने ऑनलाइन बिजनेस में, तो उन्होंने कुछ प्रॉफिट का पार्ट अपना सेव करके रखा और उससे उन्होंने अपने एक्सपेंशन किए, अपने ऑफिस खोले, अपना स्टोर खोला। ठीक है, तो ये चीजें रिटेन अर्निंग से ही आप कर सकते हो। और इसके अलावा ऑब्वियसली आप एक कुछ जो आप कैपिटल, आप जो सोर्सेज हैं उसके अलावा भी हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, यानी आप इंक्रीज करते हो अपनी इक्विटीज के लिए, आप शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करते हो ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज से आपके पास फंड रेज हो सके और उन फंड्स का आप यूज कर सको अपने एक्सपेंशन में, अपने डाइवर्सिफिकेशन में, अपने अलग अलग और भी जितनी भी चीजें हैं। और फिर उसमें अगर हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स में दो रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनके नाम से ही है कि उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरीज में भी डिस्कस किया था कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसको डिविडेंड्स देते हैं, डिबेंचर्स के बाद, यानी सबसे पहले तो हम डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि ये इट्स काइंड ऑफ अ लोन, ये लोन के जैसे ही होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेड करते हैं। अगर आप लोगों ने वो इनकम वाला चार्ट पढ़ा हो, जब हम लोग बात करते थे ना, सेल्स में से हम लोग माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता था। देन हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड जब हटाते थे तो हमारे पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता था, जिसे हम लोग ईबीआईटी बोलते थे। फिर देन ईबीआईटी में से हम लोग लेस करते थे सबसे पहले इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर होल्डर्स को जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है सबसे पहले हम वो डिडक्ट करते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर कहा जाए कि जब हम टैक्स नहीं दिए, इंटरेस्ट देने के बाद की हमारी अर्निंग्स आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं वो हमें पेड करने पड़ते हैं, और उन टैक्सेस के बाद जो भी बचता है वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और जो एंड में बचता है जो हमारे जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनका उनके लिए अमाउंट रेस्ट बचता है। तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और बेटर तरीके से समझें, ये तो उसके सोर्सेस हैं, तो इट इज अ रिक्वायर्ड रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक जो एक बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टस से हम लोग देखें कि एक रिक्वायर्ड रिटर्न विच इज नेसेसरी टू मेक अ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, यानी हमें बजट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना मिनिमम रिटर्न आएगा, ताकि हम वो बेटर बजट्स बना पाए, बेटर आगे के लिए प्रोविजंस कर पाए। और ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सोर्सेस। these are all the sources of cost of capital. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हाँ, ये एक हमेशा रहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो वैल्यू एडेड, सॉरी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो ये कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं। बस जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटिव फॉर्मूले की जब भी हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं, जिसमें हम लोग ईबीआईटी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो एक फॉर्मूले के बेस में कैलकुलेशन में, क्योंकि वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वेटेज एवरेज हम सब चीजों का लेते हैं यानी एवरेज हम सबका लेंगे। एवरेज का मतलब ये होता है कि सबका एवरेज निकालना, यानी इक्विटीज, डिबेंचर्स, इनका एवरेज निकालना।
ठीक है। तो जब हम लोग एक लेमैन की टर्म में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग भी इंक्लूड करते हैं, डिबेंचर्स भी, इक्विटीज भी, प्रेफरेंस शेयर, सभी की बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। और जब हम लोग थ्योरी के बेस पे एक वेटेज एवरेज निकालते हैं, तब हम लोग बात करते हैं WACC की, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम लोग, अगर हम लोग थ्योरी के बेस पे जाएं तो थ्योरी में हम लोग इक्विटीज और डिवेंचर्स को ही हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग EBIT डिवाइड कर रहे थे। फाइन। तो ये एक कंफ्यूजन है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं या फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, तो उसमें वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंशन करते हैं। और एक जर्नल अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना कट ऑफ रेट होना चाहिए, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, तब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग जर्नल टर्म में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली दोनों सेम ही है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, यानी कौन कौन सी कहा जाए इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होते हैं और जिन पर हमें कंट्रोल रखना होता है एक तरीके से। फाइन। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। फर्स्ट इज रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल। ठीक। रिस्क फैक्टर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, क्योंकि जब भी हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं रिस्क की। क्योंकि धीरे धीरे, जैसे हम लोगों ने थ्योरीज में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग डिबेंचर्स इंक्रीज करते जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, डिबेंचर्स के इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जाते हैं, तो एक सर्टेन लेवल के बाद आप देखते हो ना, हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़े थे, तो उन ग्राफ्स में क्या था कि एक सर्टेन लेवल के बाद जो हमारी कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि रिस्क बढ़ने लग जाता है। ठीक है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम रिस्क को देखते नहीं है, और जब भी हम डिबेंचर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, नो डाउट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने पे हमको, क्योंकि लोन काइंड ऑफ अ लोन होते हैं, तो इसमें आपको रिबेट्स मिलती हैं, इंटरेस्ट पे रिबेट्स मिलती है, छूट मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डिवेंचर्स इशू करेंगे तो हमें छूट मिल जाएगी गवर्नमेंट से। फाइन। तो होता क्या है, जितना ज्यादा हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, जितना ज्यादा हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो हमारा रिस्क भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपने लोन्स, क्योंकि डिवेंचर्स एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। ठीक। इक्विटीज के साथ तो ऐसा होता है भाई, आपको प्रॉफिट अर्न होता है तभी जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही हुआ, उनकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक। उन्हें उतना ही मिलना है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो इनको क्या होता है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही होता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब आपको कोई एक ऐसी लाइबिलिटी आपके ऊपर रहती है कि आपको कंफर्म, जो आपके डिबेंचर्स होल्डर है, आपको उनको तो मतलब पे करना ही करना है, तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। ठीक है। तो अगर हम उस सर्टेन लेवल से नीचे रहते हैं तो हमारा रिस्क जीरो लेवल रिस्क रहता है, यानी हमें पता होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने थ्योरीज में नेट ऑपरेटिंग और अगर नेट इनकम आपको याद हो, तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था ना कि डिबेंचर्स किस लेवल तक हम इंक्रीज करें, कहाँ तक इंक्रीज करें। और एंड में जब हम अप्रोच पढ़ रहे थे, तो अप्रोच में दो चीजें थी ना, कि अगर हम टैक्स इंक्लूड कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर हम लोग टैक्स हटा देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोगों ने ये देखा था। ठीक। तो हम लोगों ने यही पे पाया कि अगर एक सर्टेन रेट तक या सर्टेन इन्वेस्टमेंट तक हम डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट अर्न होते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ाते जाते हैं तो हमारा रिस्क भी बढ़ता जाता है और हमारे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल, यानी हमें जहां पर जीरो रिस्क लेना पड़े। और बेसिकली जितनी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसी पे काम करती हैं, यानी ऐसे पॉइंट पे काम करती हैं जहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी जीरो हो। आप अपने डिवेंचर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करते और कोशिश करते हो जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आप उन्हीं से इन्वेस्टमेंट्स लेते हो। ठीक। तो सबसे पहले हो गया रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल। इट रिलेट्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न व्हेन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स नो फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क। हम लोग फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। फिर नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस रिस्क प्रीमियम।
अब हम लोग यहाँ पर दो चीजें पढ़ रहे हैं। जो दूसरा सेकंड पॉइंट है, इट इज बिजनेस प्रीमियम, और जो थर्ड पॉइंट है, इट इज फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। फाइन। तो पहला हो गया जीरो, जहां पर कोई भी रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है आपको और आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। दूसरा, सेकंड और थर्ड में क्या हो गया, पहला हो गया इसमें से बिजनेस वाला रिस्क, और दूसरा सेकंड वन हो गया फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। तो generally, business risk premium is determined by the capital budgeting decisions for investment proposals. If the firm selects a project which has more than the normal risk, the supplier of the funds for the project will naturally expect a higher rate of return than the normal rate. Obviously, अगर हम बजट्स बनाते हैं और हमने अपने सप्लायर्स को सिलेक्ट किया हुए हैं, और सप्लायर्स हमें क्या कर रहे हैं, हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा। हैवी डिस्काउंट जैसे कई बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत डिस्काउंट्स बहुत मिल रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारा बल्क में सामान भर लेते हैं, यानी कि हम इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हैं। तो जब भी आप इन्वेंट्रीज इस तरह से स्टोर करते हो, तो आपको क्या पता कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऐसी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया की बात करें अगर हम लोग, तो अगर उन्होंने बहुत सारे स्टोरेज कर लिया हो और सारी चीजें कर ली हो, तो आगे के बारे में तो वो नहीं जानते ना, कि आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेंट्रीज में कर लिया और आगे ये प्रोडक्ट अगर रन नहीं किया, ये प्रोडक्ट अगर नहीं चला, ठीक है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या कोई भी चेंजेस हो गए, तो आप इस इन्वेंट्री को कैसे यूज करोगे। ठीक है। तो ये तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ बिजनेस रिस्क। आप जितना ज्यादा रिटर्न्स की तरफ जाते हो, क्योंकि आपको डिस्काउंट्स में अवेलेबल हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग इसमें एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। ये तो बिजनेस टर्म वाला एग्जांपल हुआ। अगर हम लोग अपने समझने के लिए कोई एग्जांपल देखें, तो अभी कुछ टाइम पहले जैसे बोला गया था ना, कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि इंजिन्स जो व्हीकल के इंजिन्स इंजिन्स हैं, उनकी कैटेगरी जो बोला गया कि अब इस कैटेगरी के इंजिन्स मार्केट में नहीं दिए जाएंगे। तो बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि बैक डेट पे बहुत सारे लोगों ने जो स्कूटी थी वो सेल आउट करी थी बैक डेट में। ठीक है। वो इसीलिए करी थी कि उनका कहीं ना कहीं ये बिजनेस रिस्क कम हो पाए, और हमें भी बेनिफिट्स हुए थे क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिल गया। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिस्काउंट पे हम जो चीज ले रहे हैं वो कितने दिन तक रहने वाली है। अगर मार्केट से बोला गया, लिमिटेशंस लगा दी गई कि भाई ये अब मार्केट में रन नहीं करेगा, ये अप टू द मार्क नहीं है, इस पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क है ना। तो जितना ज्यादा हम ऐसा सोचते हैं कि हमें चीजें बहुत मिनिमम रेट पे मिल रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं हायर रिस्क की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क प्रीमियम। फिर आ जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम पे। फाइनेंशियल रिस्क रिलेट्स टू द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। A firm which has higher debts content in its capital structure should have more risk than a firm which has comparatively low debt content. ठीक। तो बिजनेस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल रिस्क इज समथिंग व्हेन वी इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, यानी हम फाइनेंशियल रिस्क के दायरे में तब आ जाते हैं, या हमारा फाइनेंशियल रिस्क तब इंक्रीज हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा डेट्स ले लेते हैं, बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, हमने सोचा कि भाई ऐसा है कि हम अपनी पूंजी क्यों लगाएं, या हम इन्वेस्टर्स से क्यों और पैसा लें, हम ऐसा करते हैं, लोन ले लेते हैं। ठीक है। जबकि और हम असेसमेंट नहीं करते अच्छी तरीके, हमने ये सोचा कि भाई ज्यादा लोन ले लेंगे और लोन में क्या है, इंटरेस्ट ही तो देना पड़ेगा और बाद में इंटरेस्ट में छूट भी मिलेगी। तो हम लोगों ने इस बेनिफिट को देखते हुए हम लोगों ने लोन इंक्रीज कर लिए अपने। लेकिन अगर हमारे पास उतनी एसेट्स नहीं है, उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो हम जो हमारे डेट्स हैं हम उनको पेड कर पाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिस्की मैटर हो जाएगा। भाई हमें वो पे भी तो करना ही करना है, और इंटरेस्ट एक रेगुलर अमाउंट में पे करना है। ठीक है। यानी आपको प्रॉफिट अर्न हो या आपको प्रॉफिट अर्न ना हो, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल रिस्क। यानी जैसे जैसे हम अपने लोन्स बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे लाइबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे रिस्क भी बढ़ता जा रहा है।
तो आई होप क्लास आपको ये बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट्स की बात करें जिनको कंट्रोल करना होता है या जिन पर हम लोगों को फोकस करना होता है, तो फर्स्ट इज हमें ये पता होना चाहिए कि कितने रिटर्न्स हमें आएगा जहां पर जीरो रिस्क है, जहां पर कोई रिस्क नहीं है, वहां पर वहां तक पे हमें कितने रिटर्न्स आएंगे। दूसरा, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम कोई भी अपने बजट्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें कितना रिस्क, उसमें ज्यादा हायर रिस्क मिल जाएगा, तो उसका भी एक कट ऑफ रेट हमें पता होना चाहिए कहाँ तक मिनिमम रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग फाइनेंशियल रिस्क में भी देख लेंगे कि कहाँ तक डिबेंचर्स हम लोग इशू करें कि जहां पर हमको बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व ना हो, या कहाँ पर मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम तीन कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें रिटर्न्स हमको इंक्रीज हो जाते हैं, हमारे अच्छे रिटर्न्स आते हैं, और हमारे जो इस तरह के रिस्क हैं ये सब कंट्रोल हो जाता है। फाइन। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझने के बाद भी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये चीजें इंडल्ज हैं इसमें, तभी हम उसको बोल सकते हैं भाई ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट, नॉट अ कॉस्ट एज सच। In fact, the cost of capital is not a cost such as it is the rate of return that firm requires to earn from its projects. That is why it is also known as hurdle rate. Fine. तो जैसे हम लोग बार बार बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग उस कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें किसी प्रोजेक्ट से कितनी अर्निंग्स हो रही है ना। तो और उसमें कट ऑफ रेट क्या है कि कितना तक हमें अर्न हो जाएगा, मिनिमम कितना अर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये रिक्वायर्ड रेट्स पता होने चाहिए। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है, तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट था, जो फर्स्ट फीचर था, वो यहाँ पर ये बता रहा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट नॉट इट इज नॉट अ कॉस्ट, एक कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है कि आपको कितना रिटर्न आ जाएगा आपके पास में। सेकेंड फीचर है इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जो हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया ही है। आवर फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न which will at least maintain the market value of the share। ठीक है, तो हमें कितना मिनिमम रिटर्न रखें जिससे हमारे शेयर होल्डर्स भी हमसे दूर ना हो, हमारे शेयर होल्डर्स भी लॉयल, एक तरीके से लॉयल्टी के साथ हमसे जुड़े रहें। तो ये जानने के लिए हमें मिनिमम रिटर्न्स पता होने चाहिए कि भाई मिनिमम तो इतना रिटर्न मिलने ही वाला है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, तो उससे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग यहाँ पर जो कहा जाए फॉर्मूले के बेस पे अगर हम लोग बात कर रहे थे या कंपोनेंट के बेस पे बात कर रहे थे, तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं हम लोग को पता ही है। फिर आर, जो आर के पास जीरो लगा हुआ है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रिटर्न एट जीरो लेवल रिस्क। तो यहाँ पर रिस्क की बात करी जा रही है, तो यानी ऐसा ऐसा पॉइंट जहां पर आपको रिस्क जीरो हो। उसके बाद है यहाँ पर बात करी गई है बी यानी बिजनेस प्रीमियम रिस्क, और एफ यानी फाइनेंशियल प्रीमियम रिस्क, जो हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को कंप्राइज किया गया है। तो फॉर्मूला अगर हम लोग देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो वो बनेगा के इज इक्वल टू आर जीरो प्लस बी प्लस एफ, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ कि क्या इम्पोर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम लोग बात करें। First is when a company finances a project or make an investment, it is an important decision since that shapes determine a firm's capital structure। अच्छा, इसमें हम लोग बार बार कैपिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं। आपको याद है कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? कैपिटल स्ट्रक्चर की ही थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी थी। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम अपना सही तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हमको बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। यानी हमने डिबेंचर्स बहुत बढ़ा दिए, इक्विटीज घटा दी, या हम इक्विटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी,
इतनी बढ़ा दी कि हमारे शेयर्स मार्केट में पूरी तरीके चले गए और हम हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो हमें इसका बैलेंस रखना होता है। तो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है ना, आइडियली अगर हम लोग देखें तो अ, जो भी बिजनेस, अगर हम लोग फेयर बिजनेस की बात करें, फेयर सिनारियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है या किसी प्रोजेक्ट में वो चाहे वो उनका ही प्रोजेक्ट हो, उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो जो चॉइस या जो सिलेक्शन हो रहा है आपका, वो सिलेक्शन कितना परफेक्ट है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोग रिटर्न्स बोल रहे हैं। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप तभी इन्वेस्ट करते हो जब उससे आपको अच्छे बेनिफिट्स आ रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, कंपनी कभी भी अगर अपने फाइनेंसेस बढ़ाना चाहती है, अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाहती है, तो वो जरूर जानना चाहती है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस कि हमें उससे कितने बेनिफिट्स अर्न हो रहे हैं। नेक्स्ट है, the concept of cost of capital helps the management to determine optimum capital structure along with ideal debt equity ratio. Uh, जब भी हम लोग बात करते हैं ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर में तो डायरेक्टली हेल्प कर ही रही है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर में बनाने में हेल्प करी, और कैपिटल स्ट्रक्चर के अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, डेट्स, इक्विटीज। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, इक्विटीज का रेशियो, डेट्स का रेशियो, क्या आइडियल रेशियो होना चाहिए दोनों का, ठीक है, उसको कंफर्म करने में और उसको बनाने में, यानी बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनाने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमें ऐसा पॉइंट पता चल जाता है जहाँ पे हमें मिनिमम रिटर्न्स आ रहे हो, जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स आ रहे हैं, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही सेलेक्ट करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है द क्राइटेरिया फॉर द अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, जिसमें से हमें मिनिमम आ रहे हैं वो हम हटा के सेलेक्ट किसको कर सकते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स आ रहे हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आए लगातार, जिससे रेगुलर इन्वेस्ट मतलब रेगुलर रिटर्न्स आते रहे। तो ये जानने के लिए एक बेटर क्राइटेरिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अलग कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक क्राइटेरिया भी है। देन इट इज हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ हायर मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियली आप कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पा रहे हो, फाइनेंशियली आप कितनी बेटर तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है, ये जानने के लिए भी हमारे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं जो क्या करते हैं, जिनके उनके खुद के इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ठीक, और वो क्या करते हैं, जो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल टाटा की बात करी, तो टाटा कंपनी करती है बहुत सारे जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इनिशियल लेवल पर स्टार्ट किया, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अन अकेडमी में टाटा वालों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या अडानी ग्रुप ने नेटमेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये इन्होंने किया क्या, इसको करने से वो क्या करते हैं, हायर रिटर्न्स आते हैं उन्हें। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है, लेकिन उन्होंने दूसरी और जगह भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट में भी, यानी वो उस प्रोजेक्ट में भी एक तरीके से उन्होंने पैसा ही तो लगाया हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट से भी उन्हें रिटर्न्स आ रहे हैं। तो इन सब चीजों से आप क्या करते हो, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हेल्प करती है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पा रहे हो, आपको रेगुलर मतलब फंड रेज हो रहे हैं, रेगुलर आपके रिटर्न्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आपकी फाइनेंशियल पोटेंशियल कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो, कितने एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हो, ये हेल्पफुल हो जाता है इससे। नेक्स्ट है, the decision regarding the use of a particular source of any particular time may be done by the comparative study of the cost of various sources to meet capital requirements. Obviously, अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोविड के टाइम में क्या हो रहा है कि जिसने भी मेडिसिन कंपनीज में या इस तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो अभी के सिनारियों में चल रहे हैं, अभी जिनका इन्वेस्टमेंट इसमें रहा होगा, तो उनको क्या हुआ,
ओनरशिप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर हमें ये पता होता है ना कि हमें कॉस्ट हमारी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, तो उससे हमें हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए कि हमें अ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओनरशिप हमारी ट्रांसफर ना हो जाए, हमारे पास इक्विटीज हमारे हाथ पे रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी ओनरशिप कंट्रोल में रहती है। जैसे बहुत बार हो जाता है ना कि हमने बहुत ज्यादा इक्विटीज, हमें फंड की नीड थी और हम लोगों ने बहुत ज्यादा इक्विटीज इशू कर दी, तो हमारे इक्विटीज को दूसरी कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा मार्केट से परचेज कर लिया, तो क्या हो गया, हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई या हम हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया गया। ठीक। तो ऐसे किसी मिस हैपनिंग से बचने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है decisions regarding the quantity of working capital, selection of its sources, and dividend policy may be taken on its basis। ठीक। डिविडेंड पॉलिसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट कुछ लेक्चर्स में। डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भाई हम रेगुलर डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर को देंगे, भले ही कम दे लेकिन रेगुलर देंगे, तो ये हमारी डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है। या कुछ की पॉलिसी ऐसी होगी कि भाई हमें जब प्रॉफिट्स अच्छे अर्न होंगे, जब हमारे टैक्सेस पेड हो जाएंगे, जब हमारे इंटरेस्ट या लोन पेड हो जाएगा, हम तभी डिविडेंड्स इशू करेंगे। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है कि अलग अलग कि हम कैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें तो वर्किंग कैपिटल, यानी हम वर्किंग कैपिटल के लिए कैसे एसेट्स फंड रेज कर रहे हैं। ठीक। तो ये सब के लिए हमें, ये सब डिसीजंस को लेने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी चाहिए। लास्ट है, द इन्वेस्टर गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड इनकम एंड इम्प्लिसिट रिस्क ऑफ द फर्म थ्रू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इम्प्लिसिट रिस्क का मतलब हो जाता है कुछ आपकी, जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना कि जो बिजनेस रिस्क होता है वो तो बजट्स बनाते हो, कहीं ना कहीं वो आपका कुछ चीजें उसमें इंटरनल पार्ट होंगी, कुछ चीजें एक्सटर्नल पार्ट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, आपने उसके लिए प्रोविजंस नहीं किए, ये आपका इंटरनल पार्ट हो गया। फाइन। तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है इम्प्लिसिट रिस्क की बात करी जा रही है, यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका जो इंक्लाइंड आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क के बारे में भी आपके इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर देता है, आपके इन्वेस्टर्स उससे अवेयर रहते हैं। तो इसके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाना जरूरी है। फिर ये नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आसान एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यही डिस्कस किया, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए और बी, यानी या हम लोग अपॉर्चुनिटी ए और बी भी ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी भी स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेडर है जिन्होंने क्या किया है, मतलब कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हो या रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो, कोई भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, इन्वेस्टिंग और बिजनेस। तो ये हम इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया ₹10,000 इनटू अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ठीक। ओके, कोई इशू नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी प्रॉफिट एक्चुअली अर्न। अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगी, ए और बी में जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं हम लोग, जैसे इन्होंने इसमें बोला है कि एक से आपको 10% के रिटर्न्स आ रहे हैं, या 10% के प्रॉफिट आपने अर्न किए और एक से आपने 5% के, आपने जो सिलेक्ट किया वो 5% आप प्रॉफिट कहाँ से अर्न हो रहा है वो आपने सिलेक्ट कर लिया, यानी आपने 10% वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ दी जहां से आपको 10% प्रॉफिट्स अर्न हो सकते हैं। तो आपको जो जो आपकी होता है ना कि आपने कौन सा जो ऑप्ट किया, आपका कितना वो डिफरेंस रह गया, तो आपका डिफरेंस रह गया 5% का। ठीक है। तो ये 5% अगर आप ठीक तरीके से असेसमेंट करते और आप इन्वेस्ट करते तो आपको वो 10% की अपॉर्चुनिटी मिल जाती। ठीक है। तो ये तो 10 और 5% की बात हो गई। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह से आपको आपने इन्वेस्ट किया, वहां से आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं आए, कहीं दूसरी जगह से आपको 4% के रिटर्न्स आए या प्रॉफिट्स हुए, तो यही हमारी अपॉर्चुनिटी हो जाती है या अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है, या हमने जो ज्यादा अर्न कर लिया वो हमारी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट में हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम लोग कौन सा
एक्चुअल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या हो जाता है कि ईच एंड एवरी कंपनी काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द रिटर्न्स और अर्निंग्स ऑन द बिजनेस रिलेटेड इनकम्स और प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर बिजनेस में भी वही बात है कि हम ज्यादातर वहां इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जहां से हमें रेगुलर और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स हो रही है, तो हम ऐसी मार्केट प्लेस में ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहाँ पे हमें रिटर्न्स आ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो और रिस्क कम हो या मिनिमम हो। तो ये होता है बिजनेस कॉन्सेप्ट से। अगर अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो आई होप क्लास ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड आप सबने अपनी अटेंडेंस दे दी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और आप सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है क्लास? क्लास आप सबने अपनी यस अटेंडेंस दे मैम। दी है? अंजलि, ओके, अंजलि, सृष्टि, अलका, प्रचीता, यशी, हर्षित, आकांक्षा, यश, अनुष्का, ऋतु, हर्ष, तरुण, ईशा, वंशिका, आर्या, श्रेया, अनामिका, मुस्कान, प्रगति, श्रेयांशी, सॉरी श्रेयांश, आयुषी, सिद्धार्थ, आयुष, अनामिका, शिवम, अक्षत, अभिषेक, यस। ओके, कोई है जिसने अभी अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी तो आप प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए क्लास।